ओके बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या है, कैसे उसे समझना है, कहाँ से आई। तो शुरुआत करेंगे एक बेसिक एग्जांपल से। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं हम दो बच्चे, कोई भी दो बच्चे ले लेते हैं। एक ले लेते हैं नक्श बेटा और एक ले लेते हैं राजा बेटा। हमने ये दो बच्चे ले लिए। इनको अपने पापा से कुछ पैसे मिलेंगे। मान लो नक्श बेटा को मिलेंगे 2 रुपये, तो उसके पापा उस राजा बेटा को 3 रुपये देंगे। यही सिचुएशन अगर हम ले लेते हैं, अगर नक्श को मिलते हैं 4 रुपये तो राजा बेटा को 5 रुपये मिलेंगे। अगर हम ले लेते हैं 1 रुपया नक्श के लिए तो राजा बेटा को 2 रुपये मिलेंगे। अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को देखोगे तो आपको एक रूल देखने को मिलेगा। और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो रूल ये है कि नक्श बेटा के जो भी पैसे हैं, जितने भी पैसे नक्श बेटा को मिल रहे हैं, उससे एक ज्यादा हमारे राजा बेटा को मिलेगा। ये राजा बेटा पापा का राजा है, तो पापा के राजा को 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। और अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो हम बता सकते हैं कि आगे और कितने पैसे राजा बेटा को मिलेंगे। जैसे मान लो अगर नक्श बेटा को हम 5 रुपीज दे देते हैं तो राजा बेटा को कितने मिलेंगे। हम रूल को फॉलो करते हैं, तो रूल के हिसाब से नक्श +1 इज इक्वल्स टू राजा। सही है। तो नक्श को 5 ले लिया, उसमें 1 मिला लिया, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 6। यही मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसे हमारे नक्श बेटा को मिल रहे थे उससे एक ज्यादा राजा बेटा को मिला। और हमें हेल्प किससे हुई? हमें हेल्प हुई इस रूल से। इसी रूल को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि एक कोई नियम है दो चीजों के बीच में जो कि लीनियर है, सीधा सीधा है। और सीधा सीधा रिश्ता क्या है? नक्श के जितने भी पैसे थे उससे एक ज्यादा राजा बेटा को मिल गया। ये हमारा नियम है। तो अगर हम इसे जनरली लिखें कि जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, हमें तो पता नहीं होगा कि हर बार राजा बेटा होगा या नक्श बेटा होगा, तो हम राजा बेटा और नक्श बेटा की जगह पे ले लेते हैं x एंड y। सही। हमने x एंड y ले लिया, तो अगर हमें इस इक्वेशन को लिखना हो, राजा बेटा और नक्श बेटा वाली इक्वेशन को, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x +1 इज इक्वल्स टू y। ठीक। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा, एक इस सिचुएशन के हिसाब से एक हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन, एक बेसिक रूल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसे और जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर बार अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग पेरेंट्स होंगे, तो हर बार वो ऐसा तो करेंगे नहीं कि सिर्फ 1 रुपीज़ ही ज़्यादा देंगे। क्या पता दूसरा कोई और ज़्यादा फेवरेट हो, 2 रुपीज़ ज़्यादा दे सकते हैं, 3 रुपीज़ ज़्यादा दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम उस सिचुएशन को पढ़ेंगे। तो अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम दो और बच्चे ले लेते हैं। एक मान लो परनीत बेटा और एक मान लो नरेंद्र बेटा। अब मान लो परनीत को जितने भी रुपीस मिलेंगे उससे ज्यादा नरेंद्र को मिलेंगे। उनके पापा इस हिसाब से पैसे देंगे। मान लो अगर परनीत को 1 रुपीस मिले तो नरेंद्र को मिलेंगे, मान लेते हैं 3 रुपीस। अगर मान लो परनीत को 2 रुपीस मिलेंगे तो नरेंद्र को मिलेंगे 5 रुपीस। अगर परनीत को 3 रुपीस मिलेंगे तो नरेंद्र को मिलेंगे 7 रुपीस। अब ये कौन सा रूल है? ये तो आसान तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब पंडित को 1 रुपीस मिले तब नरेंद्र को 3 रुपीस मिले। अगर हम रूल लगाएं, अगर मैं पंडित के जितने भी रुपीस हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो जाएंगे? 2 1 जा 2 रुपीस हो गए। लेकिन नरेंद्र के अभी भी ज़्यादा है। कितने रुपीस ज़्यादा है? 1 रुपीस। यानी कि अगर मैं पंडित के पैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें +1 कर दूँ, फिर नरेंद्र के पैसे मिल जाएंगे। 2 1 जा 2 + 1 3। यही रूल हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, और इसमें मैं +1 कर दूँ, 2 2 जा 4 + 1 5। यहाँ पे भी ये रूल सही है। और अगर मैं इसमें भी ऐसे ही चेक करूँ तो ये भी रूल्स एग्जैक्टली सेम ही है। 2 3 जा 6 + 1 7। तो इसको मैं जनरली कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ। 2 परनीत को हम x मान लेते हैं, 2x,
और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, हर बार 1 प्लस हो रहा है। 2x + 1, तो हमें किसके पैसे मिल रहे हैं, नरेंद्र के, जिसको हम लेते हैं y, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा होगा और कौन सा बच्चा नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सही है। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड नोट करेंगे, अगर आप पीछे भी देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रूल था वो नए वाले रूल से थोड़ा सा अलग आया। ये इस रूल में क्या था, x + 1, और हम अगर नए रूल में चेक करेंगे, हमारे नए रूल में क्या है, 2x + 1। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो हर बार सेम नहीं रहेगी, ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रहेगी, सही है। तो सबसे बढ़िया नियम क्या रहेगा, सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी, इसको किसी नंबर में लेना या जनरल फॉर्म में लिखने के लिए ABC का हम कोई अल्फ़ाबेट ले लें। बढ़िया है ABC का अल्फ़ाबेट ले लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम ले लेते हैं M से मल्टीप्लाई, और हमने इसलिए M ले लिया क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जनरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, mx, अभी के लिए हमने देखा कि दोनों तरफ 1 था, तो हम अभी के लिए लिख लेते हैं mx + 1 = y। ये चीज़ समझ आ गई। इसका मतलब है कि x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी और हमें नहीं पता क्या होगा। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे समझने के लिए हम एक और कंडीशन ले लेते हैं। इस बार हमने बच्चे ले लिए हरनूर और गुरसीरत। अब इनके पापा इनको पैसे देंगे फिर से, चलो मान लेते हैं। मान लो अगर हरनूर को 1 रुपीस मिले तो गुरसीरत को 3 रुपीस मिलेंगे। अगर हरनूर को 2 रुपीस मिले तो गुरसीरत को 4 रुपीस मिलेंगे। अगर हरनूर को 3 रुपीस मिले तो गुरसीरत को 5 रुपीस मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, अब अगर आप ध्यान से देखो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सीधा सीधा है। 1 + 2 क्या होता है, 3। 2 + 2 क्या होता है, 4। 3 + 2 क्या होता है, 5। तो इसका मतलब है कि इसमें +2 हो रहा है। हमारी पिछली 2 एग्जाम्पल्स में +1 हो रहा था, इस एग्जाम्पल में +2 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, हरनूर को x ले लेते हैं और गुरसीरत को y, और इस हिसाब से हम रूल लिख सकते हैं x + 2 = y, सही है। तो अगर हम अब ध्यान से देखें, पहले हमने देखा कि x के साथ हर बार 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमारे पिछले केस में 2 मल्टीप्लाई हुआ, उससे पहले 1 था, इस बार फिर से 1 मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने देखा कि हमें नहीं पता कि क्या मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग बच्चों का अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग बच्चों को अलग अलग पैसे मिलेंगे। तो हमने वहाँ पे m ले लिया, सही। तो यानी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हमने उसे ले लिया mx। और अब हमें ये भी नहीं पता कि प्लस क्या होगा, ये फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट नंबर हम लेंगे जो फिक्स नंबर है, हर बार ये फिक्स ही रह रहा नंबर, आप देखो। एक कांस्टेंट नंबर ऐड होगा लेकिन हमें नहीं पता कौन सा, तो हम उसे ले लेते हैं c, यानी कि mx + c, हमारे पास हर बार क्या आएगा, y। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को इस हिसाब से लिखते हैं। तो याद रखने का क्या तरीका है, x और y हमें तो पता नहीं होंगे, हमें ये पता करने हैं, और इनका जो नेचर है कि क्या नियम होगा, कि किस हिसाब से ये आपस में जुड़ेंगे, क्या रिश्ता होगा इन दोनों का आपस में। जैसे हरनूर और गुरसीरत का था, परनीत और नरेंद्र का था, राजा बेटा और नक्श बेटा का था, इनके बीच में जो रिश्ते थे हमने वो सब रिश्ते लिखे। और अगर जनरल रिश्ता लिखना हो तो हमने एक चीज नोट की, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा जिसे हमने m ले लिया, और उसमें कुछ प्लस होगा, ऐड होगा, जिसे हमने अब c ले लिया। और यही दो चीजें हमारे इन दोनों के रिश्ते का नेचर डिफाइन करेंगे कि कैसा इनका रिश्ता है। जैसे मान लो अगर मैं m2 ले लूं और c में 3 ले लूं, तो हमारा रिश्ता क्या आएगा, हमारा रिश्ता बन जाएगा 2x + 3 = y। मतलब जितने भी हरनूर के पैसे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें +3 करेंगे, फिर हमें गुरसीरत के पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो गुरसीरत के हमने, हरनूर के हमने 4 रुपीस ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं हरनूर एंड गुरसीरत। मान लो हरनूर को 4 रुपीस मिले, और इस नए रूल के हिसाब से क्या होगा, हरनूर के पैसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 = 8,
और इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, 8 + 3 11, तो गुरसीरत के 11 रुपीस मिलेंगे। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि x की क्या वैल्यू होगी और उस हिसाब से y की क्या वैल्यू आएगी। x और y में कोई रिश्ता है और इस समय जो रिश्ता हमने पढ़ा है ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गया सारा का सारा थ्योरी पार्ट। अब हम समझेंगे कि ये दिखता कैसे है, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़े हैं। आप सब ने पढ़ा है कि ग्राफ के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, x और y ले सकते हैं। यहाँ भी हमें x और y मिले तो क्या होगा अगर हम यही x और y इस ग्राफ के ऊपर बनाएं। तो एक एक करके सब शुरू करते हैं, वही रिश्ते एक एक करके हम लेते हैं और उसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने दोनों सिचुएशन ले ली, एक राजा बेटा नक्श बेटा, एक परनीत बेटा और एक नरेंद्र बेटा। दोनों की वही वैल्यूज लिख ली जो हमने पहले ली थी और इनकी इक्वेशन भी लिख ली जो जो इक्वेशन इनकी आई थी। अब हम देखेंगे कि ये ग्राफ पे कैसे दिखेंगे। अब ये ग्राफ पे कैसे दिखेंगे, तो इनको ग्राफ पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक बार इनकी वैल्यू उठा लेंगे। तो हमने x किसको लिया, मैं यहाँ पे x एंड y भी लिख लेता हूँ, कौन कौन x है कौन कौन y है। तो हमारा राजा बेटा x है, नक्श बेटा y है, परनीत बेटा भी x है, नरेंद्र बेटा भी y है। तो हमने एक एक करके लिया। जब राजा बेटा के पास 3 रुपीज़ थे तो नक्श बेटा के पास 4 रुपीज़ आए, यानी 3 यहाँ पे पॉइंट है और 4 यहाँ पे पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। अगला पॉइंट कहाँ पे, राजा बेटा के पास 4 रुपीज़ है, नक्श बेटा के पास 5 रुपीज़ है, यानी राजा बेटा के पास 4 रुपीज़, नक्श बेटा के पास आ गए 5 रुपीज़। इसी तरह से नक्श बेटा के पास 5 रुपीज़ है और राजा बेटा के पास 5 रुपीज़ है और नक्श बेटा के पास 6 रुपीज़ है, तो ये पॉइंट आ गया एग्जैक्टली यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो अभी ये देखिएगा आप, अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूं इस तरह से, तो आप नोट करेंगे एक लाइन मिल रही मुझे, लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। यही चीज हम अब परनीत बेटा और नरेंद्र बेटा के साथ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में m की वैल्यू अलग है लेकिन c की वैल्यू अलग सेम है। तो अब देखिएगा क्या बनेगा। तो मैं ब्लैक पेन लेता हूँ इसके लिए। तो अभी देखिएगा, जब परनीत बेटा के 1 रुपीज़ थे तो नरेंद्र बेटा के 3 रुपीज़ आए, तो हम वही ले लेते हैं। जब परनीत बेटा के 2 रुपीज़ थे, नरेंद्र बेटा के 5 रुपीज़ आए, 4 रुपीज़। नरेंद्र बेटा के 5 रुपीज़ आए, तो हम वही ले लेते हैं अभी, नरेंद्र बेटा के 5 रुपीज़। और जब परनीत बेटा के 3 रुपीज़ थे तब इसके 7 चले गए। ये ग्राफ से थोड़ा सा बाहर है, तो हम ये हमारे लिए यही 2 पॉइंट्स बहुत हैं, तो हम इन्हीं के हेल्प से अब लाइन खींच देंगे एक। तो अगर अब मैं लाइन खींचूँ एक ये 2 पॉइंट से, तो आप नोट करेंगे ये वहीं पे जाके टकराएगी जहाँ से हमारी वो वाली लाइन टकरा रही थी। ये देखिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे, ये दोनों लाइंस इसी पॉइंट पे टकरा रही हैं हमारे वाई एक्सिस पे, लेकिन ये दोनों लाइंस थोड़ी सी अलग है एक दूसरे से। कैसे अलग है, अगर आप इस लाइन को देखेंगे ये इस तरह से टेढ़ी है और जो ब्लैक वाली लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी है पहली वाली से, ब्लू वाली लाइन से। मैं दोनों के नाम लिख देता हूँ। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x + 1 = y, और जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है x + 1 = y। ये हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने एक ही ग्राफ के ऊपर आपको प्लॉट करके दी। और आप अगर ध्यान से देखें तो जो दूसरी वाली लाइन है, ब्लैक वाली लाइन, जिसमें m की वैल्यू बड़ी है, m की वैल्यू बड़ी है, तो ये लाइन थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई। जहाँ पे m की वैल्यू कम है वो लाइन थोड़ी सी कम टेढ़ी हुई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि m की वैल्यू अगर बढ़ेगी, m की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारी लाइन भी और ज़्यादा टेढ़ी होती जाएगी। आप कह सकते हो सीधी होती जाएगी, सीधी खड़ी हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा m की वैल्यू बढ़ गई। तो इस हिसाब से ये काम करता है m। और अगर हम c की बात करें, c से ये जो यहाँ पे टकरा रही है ये चीज़ चेंज हो जाएगी। मैं अभी आपको प्लॉट करके देता हूँ। मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ फिर आपको प्लॉट करके देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे हरनूर और गुरसीरत की वैल्यूज ले ली हैं। आप देखेंगे 1, 3, 2 और 4 मैंने 2 ही वैल्यूज ली हैं और इनका जो रिलेशन था x + 2 = y था।
अगर मैं अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो आप देखेंगे हम h को x ले लेते हैं और g को y। हरनूर बेटा x, गुरसीरत बेटा y। तो हरनूर बेटा की वैल्यू जब 1 थी तब गुरसीरत बेटा की वैल्यू 3 आई यहाँ पे। जब हरनूर बेटा की वैल्यू 2 थी तब गुरसीरत बेटा की वैल्यू 4 आई यहाँ पे। अब अगर मैं अपने ब्लू पेन से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं आपस में तो आप नोट करेंगे कि जो ये y एक्सिस से अब टकराएंगी ना तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू हो गई चेंज। पहले दो लाइंस कहाँ पे टकराई? यहाँ पे। अब ये वाली लाइन कहाँ पे टकराई? यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली दो में c की जो वैल्यू थी वो 1 1 थी, दोनों का c सेम था, इसलिए ये y पे एक सेम पॉइंट पे टकराई। लेकिन जैसे ही हमारी तीसरी इक्वेशन में c की वैल्यू चेंज हो गई, c की वैल्यू चेंज होते ही जो हमारी लाइन है वो जो y एक्सिस से टकरा रही थी वो भी पॉइंट चेंज हो गया। अब वो 1 पे नहीं टकरा रही, अब वो 2 पे टकरा रही है। तो ओवरऑल इससे क्या साबित करना चाहा? इससे मैंने बताना चाहा आपको कि जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इनको प्लॉट करें तो ये एक लाइन बनाएंगी ग्राफ के ऊपर, और इन लाइन का नेचर हम दो चीजों से बता सकते हैं, वो है m एंड c। m क्या बताएगा कि लाइन हमारी कितनी सीधी होगी, कितनी वर्टिकली स्टैंड करेगी, और c क्या बताएगा कि ये y एक्सिस पे कहां पे जाके टकराएगी। जितनी c की वैल्यू होगी उसी पॉइंट पे टकराएगी। यहां पे c की वैल्यू क्या थी? 1, और अगर आप ग्राफ में देखोगे ये 1 पे टकरा गए। यहां पे भी c की वैल्यू 1 थी, ये भी ग्राफ में 1 पे टकरा गई। यहां पे c की वैल्यू क्या थी? 2, और ये ग्राफ में y एक्सिस पे कहां पे जाके टकराई? 2 पे। तो जितनी c की वैल्यू वहां पे वो y एक्सिस पे टकराएगी, और जितनी ज्यादा m की वैल्यू उतनी ज्यादा लाइन हमारी वर्टिकली सीधी होती जाएगी। तो यही दो चीजें आपको याद रखनी है। तो मैं अभी आपके लिए समरी बना देता हूं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे समरी है। तो हमने अभी क्या सीखा कि पहले तो हमने देखा कि x एंड y के बीच में एक रिलेशन होगा जो सीधा सीधा रिलेशन रहेगा। हमने सीधे रिलेशन को पढ़ा जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसे जनरली कैसे लिख सकते हैं? mx प्लस c इज इक्वल्स टू y। ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप था x और y के बीच में, लीनियर इक्वेशन। इसको जब ग्राफ में बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी? जितना ज्यादा m होगा उतनी ज्यादा जो लाइन है हमारी वर्टिकली सीधी होती जाएगी। इसे हम स्लोप भी कहते हैं। जितनी ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा m की वैल्यू, और उतनी ज्यादा लाइन जो है उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। और जो भी c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू हमें बताती है कि y एक्सिस पे कहाँ पे जाके लाइन टकराएगी। ये कुछ चीज़ें हमने आज सीखी, आपको कुछ जनरल एग्जाम्पल से सिखाई। नरेंद्र बेटा, परनीत बेटा, नक्श बेटा, राजा बेटा को लेके। आई होप आपको मज़ा आया, आपको सब समझ आया। थैंक यू।